प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की, जिसमें जो है हम 2023 के जितने भी सेट हैं, 7 सेट हैं या 6 हैं, जितने भी सेट हैं हम सबका सॉल्यूशन आपको कराएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलते हैं 2023 के सेट 1 के सॉल्यूशन पर। देखिए बच्चों, पहले जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ये बहुविकल्पीय हैं, है ना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है और आंसर देना है और उस पर हमें 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। तो चलते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्या अवकल समीकरण d2y/dx² इक्वल्स टू y प्लस dy/dx की होल पावर 1/5 का घात होगा। देखिए बच्चों, ये एक अवकल समीकरण है और इसकी घात बताने के लिए आपको मैं एक चीज बता देता हूं। देखो, इसकी दो बात वो पूछ सकता है। एक तो वो अवकल समीकरण दे करके उसकी कोटि भी पूछ सकता है और अवकल समीकरण दे करके उसकी घात भी पूछ सकता है। ठीक है ना बच्चों? तो हमें क्या करना होगा, आप ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको नोट लिखवा देता हूं, आप इन नोट को लिख लीजिएगा कि अवकल समीकरण की वो कोटि भी पूछ सकता है। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी? अवकल समीकरण की कोटि बराबर अवकलज की उच्चतम कोटि। अवकलज की उच्चतम कोटि यानी बच्चों, जो अवकलज होगा, अवकलज क्या होता है? जैसे dy/dx हो गया, जैसे dy/dx हो गया, d2y/dx² हो गया, ये अवकलज है ना। और इनकी कोटि यानी इनकी कोटि, कोटि मतलब जैसे इसकी dy/dx की कोटि 1 है, इसके ऊपर मतलब कितनी बार ये अवकलन किया हुआ है, तो ये 1 है। और ये 2 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि 2 है ना। तो अवकलज की कोटि, उच्चतम जो कोटि होगी वही अवकल समीकरण की कोटि होगी, है ना। और इसी तरीके से उसकी घात हम पता लगा सकते हैं उसकी घात हम पता लगा सकते हैं। देखिए, अवकल समीकरण की घात पूछ सकता है वो। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अवकल समीकरण की घात बताओ। अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात क्या होगी? अवकल समीकरण की घात, तो अवकल समीकरण की घात बच्चों, अवकल समीकरण की घात होगी आपकी उच्चतम कोटि के अवकलज की घात। क्या होगी? उच्चतम कोटि के अवकलज की घात। जो अवकल समीकरण की घात जो होगी, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उच्चतम कोटि के, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात। यानी अगर उसने आपको अवकल समीकरण की घात पूछी है तो आप उच्चतम कोटि के अवकलज की घात उसको बता दीजिए, है ना। उच्चतम कोटि का कौन सा होगा? जैसे एक ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें क्या है? इसमें dy/dx है, एक बार डिफरेंशिएशन है, एक बार अवकलन है और एक दूसरी बार अवकलन है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे उच्चतम क्या कौन सा हो गया अवकलन? ये वाला, ये 2 बार है तो ये उच्चतम हो गया, है ना। ये तो इसकी होगी कोटि, है ना। लेकिन अब घात क्या होगी? घात होगी उच्चतम कोटि के अवकलज की घात। तो उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है? ये वाला। इसकी घात जो होगी वही आंसर होगा। घात होगी जो ब्रैकेट में ऐसे यहां पे इसकी पावर में हो। ठीक है ना। लेकिन घात के लिए आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि उस अवकल समीकरण में किसी की भी पावर ऐसे रूट में ना हो, इस dy/dx की या d2y/dx² की, है ना। इनकी पावर ऐसे ना हो, रेडिकल्स में यानी कर्णी में ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है ना। जैसे 2/3, 4/3 ऐसे ना हो, 1/2, 1/3 ऐसे ना हो, रूट में ना हो, घनमूल में ना हो, है ना। इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? ये है d2y/dx² इक्वल्स टू y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, y प्लस dy/dx का, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, 1/5। अब ये 1/5 जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसकी पावर 5 हो जाएगी। d2y/dx², इसकी पावर आ जाएगी 5, या ऐसा कह लो आप दोनों की पावर 5 कर दो, है ना। इधर भी पावर 5 आ जाएगी, इधर भी पावर 5 आ जाएगी, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? y प्लस dy/dx। ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो अवकल समीकरण बनी, इसमें हमें बताना है कि इसकी इसकी घात क्या है ना। यहां से क्लियरली पता चल जाएगा। देखो, ये तो पहली एक कोटि का अवकलज है और ये 2 कोटि का अवकलज है। तो इनमें उच्चतम कोटि किसकी है? इसकी। तो इसकी घात क्या है? 5। तो जो इसकी घात होगी वही अवकल समीकरण की घात होगी, है ना। तो इस अवकल समीकरण की घात क्या हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 5। ठीक है ना बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो इसकी 5, इसकी क्या है? घात 5 है। इसका आंसर ये सेकंड, पहले का क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। क्या का आपका सेकंड आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा आंसर। चलते हैं अगले पार्ट पर। ख पार्ट क्या कहता है? देखिए, ख पार्ट कहता है कि निम्नलिखित में से
कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, समाकलन, ठीक है ना, इसका समाकलन करना है और इनमें से आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, हम समाकलन करते हैं। देखिए आपके पास क्या है, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो बच्चों, यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब भी वो समाकलन में साइन स्क्वायर एक्स दे दे या कोस स्क्वायर एक्स दे दे, तो आपको कहां से फॉर्मूला उठाना है, आपको इस फॉर्मूले से वैल्यूज उठानी है, कोस टू एक्स वाले फॉर्मूले से। कोस टू एक्स का क्या फॉर्मूला है, कोस टू एक्स का फॉर्मूला कोस की टर्म में लेना है आपको। कोस की टर्म में क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक तो ये होता है, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, एक ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला लेंगे, कौन सा, ये वाला, क्योंकि हमें चाहिए कोस स्क्वायर एक्स का मान, ठीक है ना, वो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। अगर वो साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछ लेता तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला लेते और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेते। हमेशा जब भी आपको कोस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना हो तो आप इन्हीं दो फॉर्मूलों में से वैल्यूज की ले लेना, इजीली हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ से हम कोस स्क्वायर एक्स का मान ले लेते हैं। क्या आएगा यहाँ से, ये 1 उसके पास चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा कोस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स, और ये 2 भी अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कोस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स, यानी कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, ठीक है ना बच्चों। ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, समाकलन कोस 2x प्लस 1 अपॉन 2, और इसका आपको समाकलन कर देना है dx, ठीक है ना। समाकलन करेंगे तो सबसे पहले ये कांस्टेंट है, बाहर भेज दो इसको 1/2, और बचेगा क्या, ये समाकलन इन दोनों को अलग अलग दे दो, है ना। ये आ जाएगा आपका cos 2x dx और प्लस समाकलन 1 dx, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों, 1/2 तो बाहर ही रहेगा। cos 2x का समाकलन क्या होता है, आपको पता होगा, cos 2x का समाकलन होता है sin 2x, cos x का समाकलन sin x। और जब भी आप समाकलन करोगे, मान लीजिए आपको पता था कि cos x का समाकलन sin x है, तो x के मल्टीप्लाई में जो होगा उसको डिवाइड में लिख देंगे, बस सिंपली डिवाइड में लिख देंगे। जैसे cos 2x का तो हो गया sin 2x, पॉजिटिव ही रहता है समाकलन। अवकलन cos x का माइनस x होता है, लेकिन समाकलन cos x का प्लस sin x होता है। तो cos x का तो sin x हो गया, लेकिन यहाँ पे 2x था, x के मल्टीप्लाई में जो भी है वो आप उसके डिवाइड में लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आ जाएगा sin 2x और प्लस के x, बस ये आपका सॉल्यूशन पूरा हो गया। और इसमें आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी जोड़ देना है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ये sin 2x/4 प्लस x/2 प्लस c, तो यानी ये वाला है। देखिए बच्चों, इसको हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x/2, इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 2x/4 प्लस c, ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। देखिए ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये मल्टीपल में बात थी, ये इसको मान करके अगर आप करोगे तो आप लेंथी हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है ना। हमें यहाँ सिर्फ एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन करना है, तो इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है ना बच्चों। जो भी x के मल्टीप्लाई में हो आप उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है ना। अभी जब ये समाकलन का क्वेश्चन कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो मैं वहां आपको ये बता दूंगा कि कैसे ये अपॉन में आता है, कैसे आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी करने हैं क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं अगले पार्ट पर चलते हैं अगले पार्ट पर, गे पार्ट, ठीक है ना। देखिए बच्चों, गे पार्ट क्या कहता है, ये सदिशों 2i कैप जे कैप 3 कैप 3ij माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कौन होगा। ये आपका सदिश वेक्टर में से है, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन आपका सदिश वेक्टर में से है, ठीक है बच्चों। तो देखिए चलते हैं इस पार्ट की तरफ। ये क्या कहता है, गे पार्ट। देखिए बच्चों, आप इनको कुछ मान लीजिए, वैसे आपको जल्दी से जल्दी करना है ये, ठीक है ना, लेकिन आपको मुझे तो आपको पूरे तरीके से बताना पड़ेगा। तो ये आप इसको ए वेक्टर मान लीजिए, ये ए वेक्टर है, माना ये ए वेक्टर है, 2i कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 3k कैप, ठीक है ना बच्चों। माना, इसको मान लेते हैं, माना ये ए है। और कोई वेक्टर बी वेक्टर है जो इसने दे रखा है 3i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के k कैप, ठीक है। इनके बीच का कोण आपको पता होना चाहिए, इनके बीच का कोण आपको फाइंड करना है। बीच के कोण का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं बीच के कोण का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी वेक्टर का अदिश गुणनफल, दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल अपॉन वेक्टर का दोनों का परिमाण, वेक्टर बी और वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। तो आपको ये यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। इसमें सारी वैल्यू रख के आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके पास तो ए का भी परिमाण नहीं है, बी का भी परिमाण नहीं है, ठीक है। तो हम पहले ए का और बी का परिमाण फाइंड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए किसी वेक्टर का अगर आपको परिमाण निकालना है तो क्या होगा, सबसे पहले अंडर रूट लगाइए, आई के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ, फिर जे के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर, फिर के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर। बस इनको सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 9 1 4, 9 और 1 10 और 4 14, तो ये आ जाएगा आपका रूट 14। चलते हैं बी के परिमाण पर, बी का परिमाण भी ऐसे ही निकाल देंगे सेम। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, आई के इंटू में जो है उसका स्क्वायर, फिर जे के इंटू में जो है उसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, सेम वही है, ये भी 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 14, यानी ये भी रूट 14 आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी है इसमें, यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट भी आपको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, बस आपको इनका डॉट प्रोडक्ट जब भी करना है तो आई के जो आई का मल्टीपल है उसकी आई के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, फिर प्लस लगाओ, फिर इसके मल्टीपल की इसके मल्टीपल में प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस के 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 2 है, और फिर के मल्टीपल की यानी के जो गुणांक हैं उनकी गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, तो प्लस का 1 आ गया, तो कितने हो गए 6 और 2 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है ना बच्चों। देखिए 3 2 जा 6 और 1 माइनस टू आ जाएगा, है ना, तो ये -2 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, ओहो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो कितने हो गए 3 - 2, देखिए ये हो जाएगा आपका 6 - 2 + 3, यानी 6 और 3 9, 9 में से 2 गए 7, तो ये आ जाएगा आपका 7, ठीक है ना बच्चों, ये आपका 7 आ जाएगा। तो चलते हैं बच्चों आगे। हम जानते हैं कि कोस थीटा जो बीच का कोण होता है, बीच का कोण वो होता है दो वेक्टर का ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण, ठीक है ना। तो ए डॉट बी हमने क्या निकाला था, अभी ए डॉट बी हमने निकाला था 7, वो हमने यहाँ रख दिया, और मोड ए हमने क्या निकाला था रूट 14, और इसका भी रूट 14 निकाला था, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 7/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आ जाएगा 1/2, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, और 1/2 का आप लिख सकते हो कोस 60, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, ऑप्शन क्या है कोस 60 वाला, ये है 60, है ना, तो गैस का आंसर है बच्चों, गैस का आंसर है यहाँ पे आंसर। आपको ये पेपर में सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, जैसे आपको ऐसे लिखना है 1 का गै का क्या आया आपका, 1 के गै का सेकंड आया आपका, तो आप इसको सेकंड लगा करके आंसर लिख देंगे, बस सेकंड, 1 गै का सेकंड है, ठीक है ना बच्चों, ये सेकंड है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अगले पार्ट पर। देखिए बच्चों, घ यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः m तथा n हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होगी। देखिए बच्चों, दो परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय वो होते हैं जिनके अंदर अवयवों की, जिन समुच्चयों के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो उनको हम परिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। तो ए के अंदर अवयव m है, अब अवयवों की संख्या, और बी के अंदर अवयवों की संख्या n है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। तो देखिए बच्चों, आपको ए से बी में कुल संबंधों की संख्या निकालनी है, तो वो हो जाती है आपकी 2 की पावर mn, ठीक है, डायरेक्ट ये आप याद रखिए, 2 की पावर mn होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा घ का ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, 2 की पावर mn होती है। अगर आपके पहले सेट में m एलिमेंट है और दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो 2 की पावर mn क्या होंगे, उसके संबंधों की संख्या हो जाएगी, इतने संबंध हम उसमें बना सकते हैं, ठीक है ना। अब वो m की जगह कुछ नंबर भी दे सकता है, n की जगह भी कुछ नंबर दे सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा।
तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो निम्न में से ए से बी में फलन होगा। ए से बी में ये इसने फलन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा फलन है हमें वो बताना है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना, वो हमें देखना है। तो देखिए बच्चों, ये जो डे क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको जब भी कोई फलन चेक करना हो कि वो फलन है या नहीं है, तो आप दो कंडीशन चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट ए है, चलो हम यही सेट ले लेते हैं ए क्या दिया है इसने 1, 2, 3, और बी सेट कोई है अपने पास, और वो बी सेट क्या है, वो बी सेट है 2, 3, 4। तो देखिए बच्चों, हम फंक्शन को चेक करने के लिए दो कंडीशन है हमारे पास। एक पहली कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि इसके सारे एलिमेंट की बी में इमेज मिलनी चाहिए, दूसरे सेट में इमेज मिलनी चाहिए, यानी इसका प्रत्येक अवयव दूसरे सेट के किसी ना किसी अवयव से अटैच होना चाहिए, ठीक है ना, यानी उसका प्रतिबिंब उसे मिलना चाहिए, इसके हर अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि ए के प्रत्येक अवयव की इमेज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये, चलो मैं लिख देता हूं, ए के प्रत्येक अवयव की प्रत्येक अवयव की इमेज यानी प्रतिबिंब, इमेज सेट बी में मिलनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये है ना, मिलनी चाहिए, यानी इसका एक भी एलिमेंट खाली ना छूटे, वो किसी ना किसी से अटैच होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज ना हो, जैसे 1 2 पे भी जुड़ गया जाकर और 1 3 पे भी जुड़ गया, ऐसा ना हो, है ना। तो ए के प्रत्येक अवयव की केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब कह लो या इमेज कह लो, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है ना। ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ से देखूं 1 2 से जुड़ रहा है जाके और 1 ही 3 से जुड़ रहा है जाकर के, है ना, तो एक की दो इमेज बन गई, तो ये तो होगा नहीं। ये 1 जो है वो किससे जुड़ रहा है, 2 से जुड़ रहा है, और 1 ही 3 से जुड़ रहा है, तो एक की दो इमेज तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये लिखा हुआ कि केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तो ये नहीं होगा फलन। चलते हैं आगे, 1 से 3 और 2 से 4, अगर मैं 1 को 3 से मिला दूं, 2 को 4 से मिला दूं, ये कंडीशन तो वेरीफाई होगी कि एक ही इमेज है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट खाली छूट जाएगा, एक एलिमेंट खाली छूट गया तो ये फलन नहीं होगा ए का, ठीक है ना। बी का छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ए का नहीं छूटना चाहिए। अब देखो 1 की अगर मैं ये देखूं तो ये चला जाएगा 1 से लेकर के 3 पर, 1 की इमेज 3 है, फिर 2 की इमेज 2 है, फिर 3 की इमेज भी 3 है ना। देखो अब यहाँ से 2 की एक इमेज बन रही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक की दो इमेज नहीं बननी चाहिए, इधर खाली छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कंडीशन, ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, कि इसके प्रत्येक अवयव की इमेज है, इसमें सब जुड़ रहे हैं। दूसरा, केवल और केवल एक ही इमेज है, तीनों की केवल और केवल एक ही इमेज है, एक की भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है, और इसकी भी एक ही इमेज, दोनों है ना। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा सही आ गया वही ठीक है। वैसे अगर आप देख सकते हैं 3 की इमेज 2 पर है, 3 की इमेज 4 पर, देखो ये 3 2 पे जुड़ रहा है, 2 पे भी जुड़ रहा है, 4 पे भी जुड़ रहा है, तो ये फलन नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, एक एक नंबर के इसमें क्वेश्चन है आपके पास, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है ना। और ये जो स्टार लगे हुए क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है ना। जो बगैर स्टार वाले हैं वो आपको सारे करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, देखिए बच्चों, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो ये है, ये x बराबर 2 पर सतत फलन है ना, x बराबर 2 पर सतत फलन है। अब देखिए, इसने ये फंक्शन दो तरीके से तोड़ करके दिया हुआ है कि x के लेफ्ट साइड में ये ऐसा है और x के राइट साइड में ये ऐसा है ना। तो अगर फंक्शन वो ऐसे तोड़ करके दे,
तो आप जब उसकी सततता की जांच करेंगे तो आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर के जांच करेंगे। ठीक है ना बच्चों। आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के लेफ्ट साइड में ये ऐसा बिहेव करता है यदि x लेस देन इक्वल्स टू 2। दो के लेफ्ट साइड में ये ऐसा बिहेव कर रहा है, यानी फंक्शन दो के बाईं साइड बाईं तरफ ऐसा होगा एक्स क्यूब माइनस 3, और दो पर भी ऐसा ही होगा, और दो के दाईं तरफ यानी दो के राइट साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। ये उसने बताया हुआ है ऐसा कि ये ऐसा बिहेव करता है। तो हमें x बराबर 2 पर उसकी सततता की जांच करनी, ठीक है ना, सततता की उसकी जांच करनी। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहां लिखेंगे कि x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि आपको जब भी उसने ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो तोड़ करके कि लेफ्ट साइड कुछ और राइट साइड कुछ और, तो आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2, क्योंकि हम 2 पे निकालने हैं, और ये माइनस इसलिए हम लगा रहे क्योंकि ये इसकी दिशा बताएगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये राइट हैंड लिमिट होती, ठीक है ना, और फंक्शन आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्योंकि हमें 2 के थोड़ी लेफ्ट साइड में, जैसे मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है और ये x बराबर 2 है, हमें 2 के हल्की सी लेफ्ट में चेक करना है, बस हल्का सा, बहुत हल्का सा यहाँ पे लेफ्ट में चेक करना है। तो यानी 2 से तो हल्का सा कम ही आएगा। तो हम मान लेते हैं हमने बहुत 2 में से बहुत हल्की सी छोटी सी क्वांटिटी घटाई, बहुत हल्की छोटी क्वांटिटी, छोटी मतलब h बहुत 0.0000001 कुछ इतनी छोटी, है ना, हमने वो घटाई x में से 2 में से, तो वो लेफ्ट में आ जाएगा उसके एकदम, है ना। तो हम यानी यहाँ क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इसमें कि पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस एच, हमने 2 में से कुछ घटाया यानी ये पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए x टेंस टू 2 मतलब इसको x बराबर 2 ही ले लो। तो x बराबर 2 पर ये क्या होगा, x अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो ये भी 2 माइनस एच हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो h टेंडिंग टू h बराबर 0 आ जाएगा, यानी h टेंडिंग कहाँ करता है, 0 पर। तो अब हम ये लिखेंगे इसमें कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन गया h टेंडिंग टू 0, और फंक्शन ऑफ x की जगह रख दिया था हमने 2 माइनस एच, ये आ जाएगा 2 माइनस एच, ठीक है। चलते हैं आगे, 2 माइनस एच यानी 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का सा छोटा। अब 2 से हल्का सा छोटा हो है तो छोटा ही, तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो तो फंक्शन क्या है हमारे पास, ये। तो इस फंक्शन में आप जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस एच रख दीजिए इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस एच रखना है, तो 2 माइनस एच का हो जाएगा क्यूब और माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है ना बच्चों। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, या आप डायरेक्ट इसमें लिमिट रख दीजिए यहाँ पर, है ना। हम तो फॉर्मूला ओपन करेंगे क्योंकि हो सकता है एक आध टर्म अलग आ जाए, लेकिन वो नहीं आएगी, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, इसमें ना हो तो किसी और में हो जाए, इसलिए तो हम तो इसको ओपन करेंगे। ए क्यूब आ गया माइनस बी क्यूब आ गया माइनस 3ab आ गया इंटू ए माइनस बी आ गया, ठीक है ना, और माइनस के आ गया 3, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 8 माइनस एच क्यूब, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस के 12h, और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6h, 6h के h में करेंगे तो 6h स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 3 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों इन सब के पास h है, अगर मैं लिमिट पुट करूं यानी h बराबर 0 रख दूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये और ये बचेगा। तो हम लिमिट पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या होता है, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, यानी उसके दाईं तरफ लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x, ये लिखना ही लिखना है आपको। फिर वो ऐसे ही हम अब की बार जैसे हमने यहाँ पे पुट किया था x इक्वल्स टू 2 माइनस एच, अब की बार पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2 प्लस एच, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सेम उसी तरीके से आ जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच, यानी आपने दो में हल्का सा कुछ जोड़ दिया।
तो 2 के आप हल्का सा राइट चले गए। अब 2 के हल्का सा राइट जाने पर चले तो आप राइट ही गए, है ना। तो हल्के से राइट पर, यानी जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो फंक्शन आपका ये बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जहां जहां आपका x है वहां वहां आप 2 प्लस एच रख दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, सॉरी एफ नहीं लिखना, बस आप ये पुट कर दीजिए 2 प्लस एच, इसमें पुट कर दीजिए 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1, इसमें भी h है और इसमें भी h है, ये तो जीरो हो जाएगी, लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट करने का मतलब ये है कि h बराबर जीरो रख दीजिए आप, बस लिमिट भी खत्म हो जाएगी यहाँ से। तो 2 की पावर 2 आ जाएगा 4, ठीक है ना, और प्लस ये 1, तो ये क्या आ गया, इधर से भी 5 आ गया। अब उधर से भी 5 आया था, इधर से भी 5 आया है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट के। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब जिस पॉइंट पर आप लेकर के चले थे, जैसे हम लेकर के चले थे x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर फलन जो है वो सतत है, फलन सतत है, ठीक है ना बच्चों। ये लिख देंगे कि फलन सतत है। समझ में आ गया होगा आपके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करोगे फटाफट से करोगे तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से ये हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यह प्रश्न क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए f1 बराबर f2 बराबर 1 है ना, f1 बराबर f2 बराबर 1 है तथा x ग्रेटर टू 2 है, x 2 से बड़ा है, के लिए fx बराबर x माइनस 1 है। ये फंक्शन दे दिया उसने, फलन द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n टू n, यानी f की जो मैपिंग है वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में है। आच्छादक तो है परंतु एक एक ही नहीं है। एक एक ही और आच्छादक के आगे, तो देखो बच्चों पहले मैं आपको एक एक ही और आच्छादक बता देता हूं जल्दी जल्दी से। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई सेट A है, ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है ना, ये कोई सेट A है, ये कोई सेट B है, या हम जो है इसी क्वेश्चन में करा देते हैं, एक एक ही आच्छादक इसी में बता देंगे, ठीक है ना। हमने ये सेट बना लिया। अब ये सेट में भी नेचुरल नंबर के सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि इसने कहा है एफ सच दैट n टू n, यानी इधर वाला भी ये n है, नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट, और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी ऐसे एलिमेंट पड़े होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे करके, है ना। और इधर भी ऐसे ही पड़े हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे करके एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है ना बच्चों, ऐसे एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं। तो बच्चों ये देखिए कि आपको इस सेट से इस सेट की ओर मैपिंग बनानी है, जैसे कि उसने कहा है। अब हमें ये देखना है कि ये आच्छादक है, आच्छादक तो है लेकिन एक एक ही नहीं है। तो हम एक एक ही के लिए चलते हैं, एक एक ही के लिए, एक एक ही के लिए। एक एक ही क्या कहता है, देखिए एक एक ही का मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज होगी वो एक ही होनी चाहिए, यानी एक इसका एक अवयव उसके एक ही अवयव से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। 1 to 1 एक एक ही को कहते हैं इंग्लिश में 1 to 1, यानी एक से एक पे। और अगर 2 से 1 पे चली गई या 3 से 1 पे चली गई, यानी एक से ज्यादा, यानी 2 से या 3 से या 4 से 4 नंबर की किसी एक पे ही मैपिंग चली गई, तो वो मैनी वन हो जाएगा, बहु एक ही हो जाएगा, वो बहु एक ही, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ये मैपिंग देखते हैं हम क्या कहता है। ये कह रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 उठाऊं, देखो इसने फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, इसने हमारे पास फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू दिया है x माइनस 1, ठीक है ना। यानी अब अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 लूँ, देखो मैं इसमें नहीं रखूंगा क्योंकि उसने वैल्यू दे रखी डायरेक्ट, f ऑफ 1 की वैल्यू उसने 1 दे रखी, तो मैं 1 रख दूंगा बस f ऑफ 1, क्योंकि अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर हम जो उसने दे रखी है वो तो वैल्यू लेके चलेंगे, f2 भी उसने 1 ही दे रखा है। आप f3 निकालिए, 3 इसमें रखेंगे तो 3 यहां भी रखोगे, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। f4 निकालिए, f4 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी देखिए ये एक इस वाले एक से जुड़ा हुआ है, ये 2 ये भी इस वाले एक से जुड़ा हुआ है, ये 3 ये इस वाले 2 से जुड़ा हुआ है, ये रहा
4 3 से जुड़ा हुआ है, 4 3 से जुड़ा हुआ है, 5 4 से जुड़ा हुआ होगा, 6 5 से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ कोई 6 है, 6 5 से जुड़ा हुआ होगा। यानी बाकी तो सारे एलिमेंट एक से एक ही जुड़ रहा है, एक से एक ही जुड़ रहा है, लेकिन ये दो एलिमेंट जा रहे हैं किसी एक की तरफ। तो अगर मुझे ये एक एक ही करना होता तो ये एक एलिमेंट से जाके जुड़ता, सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए थी। यहाँ इन दोनों की इमेज एक ही है, यानी ये दोनों एक से जाकर के जुड़ रहे हैं, यानी ये मैनी वन हो गया, बहु एक ही हो गया, बहु एक ही। बहुत सारे जाकर के एक पे मिल रहे हैं, यानी दो या दो से अधिक अगर जाकर के एक से मिलते हैं तो वो बहु एक ही हो जाता है, वो एक ही नहीं रहता। ठीक है ना। तो हम यहाँ कहेंगे, हम उसको कह देंगे कि चित्र से, है ना, हम उसको कह देंगे कि चित्र से अवयव 1 व 2 का प्रतिबिंब, अवयव 1 व 2 का प्रतिबिंब एक ही है, एक ही है। अतः यह फलन क्या होगा, बहु एक ही होगा, बहु एक ही होगा। ठीक है ना, ये फलन क्या हो जाएगा, बहु एक ही हो जाएगा, ये एक ही नहीं होगा। दूसरी बात, अब चलते हैं आच्छादक के लिए, है ना, बहु एक ही होगा, एक ही नहीं है, हम इसको लिख देंगे एक ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये तो हमने बात प्रूफ कर दी कि एक ही नहीं है। अब चलते हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ऑन टू। ठीक है ना, ऑन टू, और इसको कहते थे 1 1, एक ही 1 1, और आच्छादक को कहते थे ऑन टू। ठीक है, देखिए बच्चों, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, या वैल्यू भी फाइंड ना करो, आपको उसमें देखना होता है कि उसका परिसर बराबर उस फलन का जो परिसर है, उस फलन का परिसर उसके सहप्रांत के बराबर आना चाहिए, सहप्रांत के बराबर आना चाहिए जो उसका परिसर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो आच्छादक है। तो देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि परिसर क्या है। इस वाले सेट के जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ जुड़े हुए हैं, वो परिसर है, और ये पूरा सेट, ये वाला पूरा सेट सहप्रांत है। ठीक है ना। अब देखिए, हमको एक की भी इमेज मिल गई, एक की भी इमेज मिल गई, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, यानी इधर के तो आपको सारे एलिमेंट की इमेज मिलेगी, सॉरी प्री इमेज मिलेगी, सह प्रतिबिंब मिलेगा। ये एक किसका प्रतिबिंब है, इसका, यानी इस एक का सह प्रतिबिंब ये 1 बन जाएगा, इस 2 का सह प्रतिबिंब ये 3 बन जाएगा, इस 3 का सह प्रतिबिंब ये 4 बन जाएगा। यानी इस सेट के हर एलिमेंट का सह प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी इस एलिमेंट में, अगर मैं आसान भाषा में कहूं, इस एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा तो वो आच्छादक है, अगर एक भी छूट गया तो वो आच्छादक नहीं है ना, क्योंकि हमें परिसर बराबर सहप्रांत दिखाना है, आच्छादक के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है ना। तो देखिए, यहां क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इसके हर एलिमेंट की सह प्रतिबिंब इसमें है ना, पीछे मिल रहा है। आप 6 लिखोगे, 6 का 5 आ जाएगा, सॉरी 5 का 6 आ गया, 6 का 7 आ जाएगा, 7 का 8 आ जाएगा, 8 का 9 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे उसमें मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब चित्र से स्पष्ट है कि दिए गए फलन का परिसर सहप्रांत के बराबर है। अब आप परिसर अगर निकालना चाहें, परिसर निकाल भी सकते हैं। उसके परिसर जो है वो सारे एलिमेंट वो है जो जुड़े हुए हैं, वो पूरा का पूरा n आ जाएगा, और उसका जो परिसर सहप्रांत है वो भी पूरा का पूरा n ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम ये लिख देंगे, अतः ये आच्छादक होगा, अतः यह आच्छादक होगा। ठीक है ना बच्चों, बस कंप्लीट हो गया आपका ये। ठीक है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें आपको करने की कुछ जरूरत है नहीं। आप डायग्राम बनाइए और डायग्राम से उसको बता दीजिए कि ऐसे ऐसे बात है। ठीक है ना। देखिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई पी ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/13 है। यानी आपको उसने पी ए की वैल्यू भी दे दी और पी बी की वैल्यू भी दे दी, आप यहाँ से निकाल लोगे, और पी ऑफ ए अपॉन बी दे दिया 2/5।
तो पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। देखो बच्चों, ये पी ए अपॉन बी आपकी प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है और ये सह प्रतिबंध प्रायिकता की कंडीशन इसमें लगेगी, ठीक है ना। देखिए सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या कहती है कि सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला ये है पी ऑफ ए अपॉन बी, कि जब बी घटना हो गई हो तो ए घटना की प्रायिकता क्या होती है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ठीक है ना। ये उसका फॉर्मूला है, ये उस उन सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करेंगे। तो पी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू उसने दे रखी है 2/5 और इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू उसने दे रखी है, निकालनी है हमको। तो ये तो हम यहाँ पहले निकाल लेंगे इसको। और पी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है 5/13, यहाँ से आ जाएगा 5/13। तो बच्चों यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा का पूरा गुना हो जाएगी यहाँ पे, तो 2/5 गुना 5/13, इससे खत्म, तो आ गया आपका 2/13, ठीक है ना। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, है ना। ए यूनियन बी, ये आपने समुच्चय के सेट में भी पढ़ा होगा, वहां पे बस ये पी नहीं होता है ना, बस ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वहां ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको यहाँ सबकी वैल्यू रख देनी है। पी ऑफ ए की वैल्यू देखिए यहाँ से निकालेंगे, जब 2 ऑफ पी ए यानी 2 ऑफ पी ए आप किसके इक्वल्स रखोगे, 5/13 के इक्वल रखोगे, क्योंकि इसके बराबर भी यही है और इसके बराबर भी यही है। तो यहाँ से पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 5/13 दूनी 26, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में 26 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5/26। पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 5/13, तो ये हो जाएगा 5/13 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास 2/13, तो ये आ जाएगा 2/13। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 26, 26 कम 26 5 कम 5, 13 दूनी 26 5 दूनी 10, 13 दूनी 26 2 दूनी 4, कितने हो गए, 5 में से 4 गया 1 और 10 11, तो 11/26 आपका आ गया आंसर, ठीक है ना बच्चों, आपका ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, असमीका को हल कीजिए। देखिए बच्चों ये भी हम यही कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है डे पार्ट इसका। ये क्या कहता है कि असमीका को हल कीजिए। असमीका क्या है, 8x + 4 <2 7x + 8। तो बच्चों आप क्या करो, ऐसे ही बस इसको ऐसे ही ट्रीट करो जैसे आप समीकरण को ट्रीट करते हो, ये असमीका है, ठीक है ना। समीकरण में बीच में बराबर होता है, असमीका में या तो लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है, ये असमीका है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही सेम इसी तरह ट्रीट करो। 7x आप इधर ले आओ, 8x - 7x और 4 उधर ले जाओ, <2 8 - 4, कितना हो गया, 8 में से 7 गया x बचा, <2 8 में से 4 गए 4 बचे, तो ये आ गया। x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है, तो आप इसका हल लिखोगे, क्योंकि हमें इसका हल बताना है। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल आप ऐसे लिख दो कि 4 से छोटी है x की वैल्यू, तो आप क्या करो, ऐसे 4 की तरफ जो है ब्रैकेट बनाओ और उससे छोटी वैल्यू लिख दो -∞, यानी ये पूरा इंटरवल जो है वो इसका हल है। x बिलोंग्स टू -∞ to 4, यानी 4 से छोटे, क्योंकि 4 भी नहीं है, 4 के इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल का साइन नहीं है, 4 से छोटे नंबर है, x की वैल्यू 4 से छोटी है, तो 4 से छोटी सारी आ जाएगी। 4 से छोटी कहाँ तक जाएगी, -∞ तक, तो ये आ जाएगी सारी वैल्यू इसमें, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सभी को हम हल करने हैं और अब की बार क्या है बच्चों, 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। देखिए बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। ये क्वेश्चन आपके सदिश बीजगणित चैप्टर से लिया गया है ना, वेक्टर अलजेब्रा से। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा ये। 30 रेखा कै, है ना, बिंदु इतने और इतने को, मान लो ये बिंदु का नाम ए और बी है ना, माना बिंदु ए, माना बिंदु ए 2 - 5 और 1, 2 5 और 1 तथा बिंदु बी 1 4 और -6 को मिलाने वाली रेखा पर को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु पी है, बिंदु पी रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि वो बिंदु P है जो A और B को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए बच्चों, ये ऐसा है जैसे मान लीजिए ये कोई
ये कोई मूल बिंदु है और मूल बिंदु से ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है। मान लीजिए यहाँ पे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ए बी वेक्टर को मिलाने वाली रेखा ये है, ठीक है ना। अब इस रेखा पे कोई बिंदु P है जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दे। देखिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये कोई वेक्टर है P जो कि इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो हमें इस P के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए तो हमें क्या करना होगा, हमें A का स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा और B का भी स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखेंगे तब माना O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश क्या होगा बच्चों, OA वेक्टर। OA वेक्टर क्या हो जाएगा, बस इसमें I, J और K लगा दीजिए। 2i कैप प्लस -5 j कैप और प्लस 1 k कैप। तो ये क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस के 5 j कैप और प्लस के k कैप। ये तो हो गया OA वेक्टर। इसी तरीके से B का स्थिति सदिश निकाल दीजिए। O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश। B का स्थिति सदिश क्या होगा बच्चों, B का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश हो जाएगा आपका B का स्थिति सदिश OB वेक्टर। OB वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें I लगा दीजिए, इसमें J और इसमें K और तीनों को जोड़ दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 1i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 6k कैप। ये बन जाएगा OB, ठीक है ना बच्चों। अब निकालते हैं आगे। देखो बच्चों हमें क्या चाहिए, आपको उस वो बिंदु जो है वो अंत विभाजित कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो बिंदु अगर अंत विभाजित करता है तब हमें अंत विभाजन के सूत्र का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अंत विभाजन का सूत्र क्या कहता है, तब अंत विभाजन के सूत्र से, अंत विभाजन के सूत्र से, ठीक है ना। सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कहता है कि उस बिंदु P का स्थिति सदिश यानी OP वेक्टर क्या आ जाएगा, m इंटू OB वेक्टर प्लस n इंटू OA वेक्टर अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। m इंटू OB वेक्टर प्लस n इंटू OA वेक्टर अपॉन m प्लस n। m और n क्या है, ये जो इसने रेशियो दिया था 2 और 3 का, इसमें ये चीज m होगी और ये चीज n होगी, ठीक है ना। देखिए रखते हैं m इंटू OB वेक्टर क्या आ गया, i कैप प्लस 4j कैप और माइनस के 6k कैप प्लस n क्या आ गया, n बल्कि n की वैल्यू रख दीजिए, m की भी रख दीजिए। m की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रख दी और ये आ जाएगी 3 इसकी वैल्यू। OA क्या है हमारे पास 2i कैप माइनस 5j कैप और प्लस के k कैप, ये है, ठीक है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस के 3 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं आगे। देखिए ये आ जाएगा 2i कैप प्लस के 3 2 जा 6, 2i और 6i कितने हो गए 8i कैप, फिर 4 दूनी 8j कैप और माइनस के 5 दिया 15, 8j कैप माइनस के 15 के कैप कितने हो जाएंगे, 8 में से 15 नहीं जा सकते, 15 में से 8 तो घटा सकते हैं, तो माइनस के 7k कैप बचेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं माइनस के 6 दूनी 12 k कैप और प्लस के 3, माइनस के 12 प्लस के 3 कितने हो गए माइनस के 9 k कैप और अपॉन में आ जाएगा आपके 5, ठीक है ना बच्चों। ये आ जाएगा आपका OP वेक्टर। तो OP वेक्टर के स्थिति सदिश आपके क्या हो जाएंगे, देखो इसको अलग अलग कर दीजिए। OP वेक्टर इक्वल्स टू 8/5 i कैप माइनस के 7/5 j कैप, ये j था भाई j कैप और माइनस के 9/5 k कैप, ठीक है ना। अब इसके जो ये पॉइंट होंगे ये वाले, ये क्या होंगे, ये P बिंदु के निर्देशांक होंगे। अतः हम यहाँ लिख देंगे P के निर्देशांक। अतः P के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, P के निर्देशांक अपने पास आ गए 8/5 माइनस के 7/5 माइनस के 9/5, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। तो देखिए बच्चों तीसरे का ख क्वेश्चन क्या कहता है, यदि A वेक्टर बराबर ये है और B वेक्टर बराबर ये है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं को A तथा B से प्रदर्शित किया गया है।
यानी ये उसने त्रिभुज की भुजाएं दे दी, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। देखिए बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं, जब आपको भुजाएं वेक्टर के रूप में दी गई हों। तो ये आपका है तीसरे का ख पाठ, है ना बच्चों। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a क्रॉस b का परिमाण, यानी ए बी का सदिश गुणनफल और उसका भी परिमाण निकाल करके तब यहाँ रखेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। देखिए आपके पास वेक्टर ए क्या है, 3i कैप माइनस के j कैप और प्लस के 5k कैप, और आपके पास वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है i कैप और प्लस के 2j कैप माइनस के k कैप। तो यहाँ से आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं, आपको सारणिक बनाना पड़ेगा, उसमें पहली रो में आई जे के रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर ए के सारे जो एलिमेंट हैं, ये वाले घटक हैं, जो उन घटक का ये जो गुणांक होता है ये रखना आपको, यानी आई का गुणांक आई के नीचे, जे का गुणांक जे के नीचे, के का गुणांक के नीचे, फिर बी के रख दो ऐसे ही वेक्टर बी के, है ना। आई का गुणांक आई के नीचे, जे का गुणांक जे के नीचे, के का गुणांक के नीचे, ठीक है ना। और इसको सारणिक बना दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करके आएगा, सबसे पहले हम करेंगे पहली पंक्ति के सापेक्ष इसको सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर आई कैप, पहले तो आई कैप आ जाएगा और फिर गुना करके ये इसकी रो छोड़ दीजिए, इसका कॉलम छोड़ दीजिए। इस सारणी को सॉल्व करने का तरीका ये, इसकी रो छोड़ दीजिए, इसका कॉलम छोड़ दीजिए, यानी ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए। जो चार बचे इनका एक अलग से सारणिक बना के इनको सॉल्व करिए। ये सारणिक बचा, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो -1 की -1 करेंगे तो 1 आएगा और माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का, और 5 में से 2 गए बचेगा 3, ठीक है। ये गुना ये माइनस ये गुना ये, ऐसे फिर माइनस लगेगा, फिर फॉर्मूले का। अब की बार जे कैप आ जाएगा, जे कैप ब्रैकेट लगाओ, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए, बचे ये, इसकी गुना यहाँ पे करो, इसकी गुना यहाँ पे करो। देखो ये और ये तो हमने छोड़ दिया, ये और ये हमने छोड़ दिया, तो इसकी गुना अब इसमें करनी है और इसकी गुना हमें इसमें करनी है। -1 की 3 में करेंगे तो -3 आएगा, फिर माइनस फॉर्मूले का, और 1 की 5 में करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, फिर के कैप लगा दो, पहला प्लस है, फिर दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर वही ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। देखो के की रो छोड़ दो, के का कॉलम छोड़ दो, बचे क्या हमारे पास, ये 4। इन 4 का पहले ऐसे गुना करो, फिर माइनस लगाओ, फिर ऐसे गुना करो, तो 3 2 जा 6, माइनस लगाया, फिर माइनस की 1 में करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस पहले से है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे, तो ये हो जाएगा आई कैप, एक में से 3 गए, माइनस के 2, माइनस के जे कैप, और ये हो जाएगा -5 -3 माइनस के 8 और प्लस के कैप, ये हो जाएगा आपका 6 और 1 7, यानी ओवरऑल ये बन गया आपका माइनस के 2 आई कैप, माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप और प्लस के 7 के कैप, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों, ये अब आपको इसका परिमाण निकालना है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण होता है √, किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए √ लगाओ, आई के इंटू में जो है उसका स्क्वायर लगाओ, प्लस जे के इंटू में जो है उसका स्क्वायर, प्लस के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर, सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 4 64 49। तो बच्चों 9 4 13 4 17, 17 का 7, 9 4 13, 13 4 17, 17 का 7, हासिल को 1, 6 4 10 और 1 11, 117, √117, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, √117। तो यहाँ से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये मोड ए क्रॉस बी, मतलब परिमाण ए क्रॉस बी का वो क्या है, √117, √117 वर्ग इकाई, जो भी इसकी इकाई होगी, ठीक है ना। जो नहीं है तो बस वर्ग इकाई लिख दीजिए आप, √117 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई, ये देखिए जब हमने ये किया था शुरू में आई कैप लगाया था, तो आई कैप यहाँ से ये गया, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, -1 की -1 में करके तो 1 आएगा, और 1 इसके बाद अब इसकी करनी थी हमें, 5 2 जा 10, है ना, तो 5 दूनी 10 लिखना था यहाँ, तो माइनस के 10 आना था यहाँ पे, -10, तो 1 - 10 कितना हो जाएगा, -9,
-9 और ये भी हो जाएगा -9। जब -9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा 81। 81 और जब 81 इसके साथ ऐड करेंगे हम कितना आ जाएगा 9 और 1 10 और 4 14 का 4 हासिल को 1 6 4 और 10 और 8 18 और 1 19 तो 194 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, 194 आपका आंसर आ जाएगा। रूट 194 अपॉन में 2 और वर्ग इकाई, ये आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, पर्सन गए क्या कहता है, यदि a बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये एक इसने आव्यूह दिया है, तो सिद्ध कीजिए a क्यूब बराबर ये होगा। है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। बस आपको a की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। पहले आप a स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर a स्क्वायर की फिर दोबारा a में कर देंगे तो a क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसको गया क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, तीसरे का गया क्वेश्चन। तीसरे का गया क्या हो जाता है बच्चों, a बराबर क्या दे रखा है इसने दे रखा है कोस थीटा साइन थीटा, ये पहली रो हो गई, और माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ये दूसरी रो हो गई, पंक्ति हो गई। ठीक है ना बच्चों, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है, फिर हम ए क्यूब निकालेंगे। ठीक है ना, ए स्क्वायर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे ना, एक रो से। तो आपको क्या करना पड़ेगा ये हमने ए लिख दिया, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और इसके साथ कोस थीटा, इसी की मल्टीप्लाई अब इसी में करेंगे हम, यानी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होती है आव्यूह में, पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बनेगा, पहली रो की दूसरे कॉलम में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट बनेगा। ठीक है ना बच्चों, तो हम ऐसे पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे, ऐसे पहली रो की पहले कॉलम में ऐसे करनी है आपको मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में प्लस दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में। है ना, तो कोस थीटा की कोस थीटा में होगी तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस फॉर्मूले का, और फिर साइन की साइन थीटा में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, अब इसकी इसमें हो गई तो ये बन गया आपका पहला एलिमेंट। अब पहली रो की दूसरे कॉलम में होगी यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा की होगी कोस थीटा में प्लस लगा करके साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है ना, ये आपका बन गया दूसरी रो, ये दूसरा एलिमेंट। ठीक है ना, अब चलते हैं इसके पास, अब इस रो की इस कॉलम में होगी दोबारा और फिर इस रो की इस कॉलम में होगी, ऐसे करके माइनस साइन थीटा की कोस थीटा में करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कोस थीटा आएगा, माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, और फिर इसकी इसमें हो गई, अब यहाँ की यहाँ करेंगे कोस थीटा की माइनस साइन थीटा में करेंगे तो ये भी माइनस के कोस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, और अब लास्ट इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, साइन थीटा की साइन थीटा में करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कोस थीटा की कोस थीटा में करेंगे तो प्लस के कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों, जब इसकी यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा एक ही बात है, तो ये कितने हो जाएंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है ना, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। देखिए बच्चों, ये जो है आपका ऐसा होगा कि कोस थीटा कोस 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बन जाता है, साइन 2 थीटा, माइनस के साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये माइनस के साइन 2 थीटा, और ये कोस थीटा रहेगा। ठीक है ना, ये कोस 2 थीटा रहेगा। अभी ये क्या आया हमारे पास, ये ए स्क्वायर आया, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आया। अब हमें क्या निकालना है, अब इस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें ए में करनी है। ठीक है ना, यानी इस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें ए में करनी है, तब हमारे पास ए क्यूब आएगा। तो अब क्या करेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे, कोस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा अपॉन माइनस के साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी,
इसकी मल्टीप्लाई ए में होगी। ए अपने पास क्या है, ए अपने पास वही शुरू वाला ये वाला ये ए ही है। कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहली रो पहला कॉलम ऐसे ही करनी है। कोस टू थीटा इंटू कोस टू थीटा, कोस टू थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ जाएगा आपका कोस टू थीटा इंटू कोस थीटा। फिर अब दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में साइन टू थीटा की साइन थीटा में होगी, तो माइनस के साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब इस रो की इस कॉलम में होगी, तो कोस टू थीटा इंटू साइन थीटा, कोस टू थीटा इंटू साइन थीटा कोस इसकी इसमें करें ना, कोस टू थीटा इंटू साइन टू थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस लगा करके हम लिखेंगे साइन टू थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना, कोस थीटा। ये आ गई बच्चों, यहाँ से ये हो गई, ये आ गई, यहाँ से ये हो गई, ये आ गई, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से ये माइनस के साइन टू थीटा माइनस के साइन टू थीटा इंटू इसकी गुना इसमें हो गई, अब इसकी गुना लास्ट वाले की इसमें होगी, माइनस आ गया और प्लस माइनस ये भी माइनस आ जाएगा, साइन टू थीटा कोस टू थीटा तो लिखा नहीं, माइनस के साइन टू थीटा इंटू कोस थीटा हो गया, अब कोस टू थीटा इंटू साइन थीटा ये भी माइनस के हो जाएगा, कोस टू थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से ऐसे करेंगे, माइनस के साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस के साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस के हो जाएगा, और फिर कोस टू थीटा इंटू कोस थीटा प्लस के कोस टू थीटा इंटू कोस थीटा, और ये आपका हो जाएगा सारणिक पूरा, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका सारणिक पूरा। चलते हैं आगे, देखिए इसको करते हैं और आगे। अब ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ए है टू थीटा और ये बी है थीटा, क्योंकि यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है ना, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री से, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, या आप इसको ऐसे कह सकते हो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, माइनस इसमें दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो क्या बचेगा, जब माइनस कॉमन लेंगे दोनों प्लस हो जाएगी, फिर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। और यहाँ पे ये माइनस में है टर्म, ये प्लस में, तो हम इधर से बनाएंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये भी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोस थ्री थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थ्री थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस के साइन थ्री थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोस थ्री थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, और ये बच्चों आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसको आप ए क्यूब लिख देना यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांकों 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं, यानी आपके पास 1 से 11 तक के नंबर हैं, पूर्णांक हैं, और उनमें से आपको दो पूर्णांक यादृच्छिक चुनने हैं रेंडमली, ठीक है ना, बिना देखे। यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। देखो इसने इसमें दो घटनाएं दे रखी हैं, उनका योग सम है और योग सम होने के बाद प्रायिकता ज्ञात करनी है दोनों पूर्णांक विषम होने की, यानी इसमें सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं, देखिए हम सबसे पहले इसकी प्रतिदय समष्टि बनानी पड़ेगी। प्रतिदय समष्टि देखो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 11 में से दो को चुनना और दो को अलग अलग लेकर के बनाने, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। इससे बढ़िया है कि आप सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं इसमें कितने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, घ, ये क्वेश्चन नंबर घ है। तो हम
प्रत्येक समष्टि में उसमें कितने एलिमेंट हैं, अवयव हैं, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कितने होंगे, देखिए 11 में से हमको कितने चुनने हैं, 11 में से हमको 2 चुनने हैं, तो 11C2 लगा दिया। तो इसका ये कैसे खुलता है, 11C2 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 11 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे तो खुलता है। तो ये क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 2 9 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 11 गुना 10 गुना 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 गुना 1 गुना 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल खत्म, 2 से 10 खत्म, 5 आ गया, 11 पंजे 55। यानी एस के अंदर जो एलिमेंट है आपके पास 55 एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, ए घटना मान लेते हैं, माना कोई घटना ए है। ए घटना क्या कहा उसने, यदि उनका योग सम है, यानी जो हमने दो पूर्णांक चुने हैं उनका योग सम होना है ना, पूर्णांकों का योग सम होना, हम ऐसे लिख देंगे, पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग सम होना, सम होना। अब देखिए बच्चों, पूर्णांकों का योग सम कब होगा, सम मतलब जैसे 2 4 6 8 10 सम होता है ना, ऐसे उन दोनों जो हम दोनों चुने हुए दोनों दो पूर्णांक हमने उनका योग सम आना, वो क्या कंडीशन है, वो कब आएंगे योग, उनका सम कब आएगा। अब या तो वे दोनों नंबर सम हो या दोनों नंबर विषम हो, देखो इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये और एक ये, यानी या तो दोनों पूर्णांक सम हो, दोनों सम हो तब सम आएगा उनका जोड़, उनको जोड़ करके, या दोनों विषम हो तब भी उनका योग सम ही आएगा, ठीक है ना। देखिए सम हो जैसे 2 4 6, अगर आप 2 को 4 के साथ जोड़ोगे तो एक सम ही आएगा, सम को सम के साथ जोड़ोगे सम ही आएगा, और विषम को विषम के साथ जोड़ोगे तो भी सम ही आएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दोनों सम है, उस किस तरह ले सकते हैं, कितने नंबर्स हैं ऐसे कि उनमें जो है दोनों सम आ रहे हैं यहाँ इस उसमें। अब देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास सम कौन कौन से हैं और विषम कौन से हैं। देखिए सम तो हमारे पास ये हैं 2 4 6 8 10, ठीक है ना। और विषम कौन कौन से हैं हमारे पास, विषम है अपने पास 1 3 5 7 9 11, ठीक है ना बच्चों। अब देखो सम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सम है हमारे पास। तो इन 5 में से ही हमारे वो दो आए, दोनों जब सम होंगे तो दोनों इन्हीं में से होंगे। तो इनको चुनने कितने तरीके हैं, 5C2। और दोनों विषम हो, दोनों विषम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से हम 2 ले रहे हैं तो 6C2, और प्लस कर देंगे टोटल, तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हैं, दो। देखो हमने कहा था पूर्णांकों का योग सम होना, सम कब होगा, या तो ये हो या ये हो, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, टोटल आ जाएगा हमारे पास। 5C2 का मान हो जाएगा, देखो सी को खोलने का सिंपल तरीका है, 5 को 2 बार खोलो, 5 गुना 4 और बटे में लगा दो 2, जो ये है। इसी तरह प्लस लगा करके अब ये खोल दो, 6 को खोल दो 2 बार, 6 गुना 5 बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10 और प्लस 2 तिया 6 यानी 5 तिया 15, तो 10 और 15 25 आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 25 आ जाएगा। अब इसी तरह कोई घटना बी है, बी घटना क्या है, बी घटना का है उसने कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। दोनों पूर्णांक विषम होने का क्या मतलब है, दोनों पूर्णांक विषम है, यहाँ लिख देता हूं मैं, दोनों पूर्णांक विषम है। अब देखिए बच्चों दोनों पूर्णांक विषम कब होंगे, जब दोनों पूर्णांक विषम तब होंगे जब क्या कहा इसने, सॉरी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हैं, दोनों पूर्णांक विषम हैं। अब देखिए दोनों पूर्णांक विषम हैं, इस ऐसे कितने नंबर से हमारे पास 6C2 है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने आ जाएगा अपने पास 6C2, यानी कितने हो जाएंगे टोटल 15, ये निकाला हुआ हमने 6C2 15 यहाँ पे है ना, 15 आ जाएंगे इसमें एलिमेंट अंदर। अब एक आता है ए इंटरसेक्शन बी, उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। देखो ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं घटना देखूं तो ये होगी क्या कि पूर्णांकों का योग सम हो, पूर्णांकों का योग सम हो तथा दोनों पूर्णांक विषम हो, है ना, दोनों पूर्णांक विषम हो, वे दोनों पूर्णांक विषम होने चाहिए और उनका योग सम आना चाहिए, ये इनका इंटरसेक्शन है, यानी ए और बी के अंदर कॉमन पार्ट ये वाले दोनों विषम, यही तो कॉमन है, यानी 6C2
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका 6C2, यानी ये भी आ जाएगा आपका 15, ठीक है ना। अब देखो हमने ए के अंदर एलिमेंट निकाल दिए, कितने हैं 25, बी के अंदर निकाल दिए और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर निकाल दिए। हमें ये निकालना है सह प्रतिबंध प्रायिकता लगेगी, जो घटना हो चुकी हो वो तो नीचे आएगी। अब जो घटना कौन सी हो चुकी है, घटना ये हो चुकी है जिनका योग सम है, यानी ए घटना हो चुकी है, हमें बी की प्रायिकता निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, जो नीचे होता है वही है ना। तो अब हमारी ये प्रायिकता निकलेगी अलग से। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, हमने पीछे भी निकाले 15 एलिमेंट थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो 15 बटे कितने आ जाएगा हमारे पास, 15 बटे 55, क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि में कितने हैं 55 है। तो जितने हमारे फेवर में हैं वो अपॉन टोटल एलिमेंट, ठीक है ना, ये उसकी प्रायिकता हो गई। अब पी ए की प्रायिकता निकालेंगे, मतलब ए की प्रायिकता निकालेंगे, ए घटना ए की, उसके अंदर कितने एलिमेंट थे 25, और 25 टोटल कितने हैं 55, तो 25 बटे 55 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 55 से 55 कैंसिल आउट होकर के बचेगा 15 बटे 25, 15 बटे 25 से आ जाएगा 5 तिया 15, 5 पंजे 25, यानी 3 बटे 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अनसोल्ड के क्वेश्चन के आंसर पर नहीं जाना, क्योंकि अनसोल्ड में आंसर गलत हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अनसोल्ड में ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर वो गलत ही देते हैं, ठीक है ना। तो आप उसके आंसर पे मत जाना, हमारा ये बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन फोर्थ का क्या पार्ट क्या कहता है कि ये भी 2 नंबर का ही है। यदि एफ मैपिंग आर टू आर, एफ एक फंक्शन है और उसकी मैपिंग रियल सेट से दूसरे रियल सेट में है, जहाँ एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी कोई फलन है दूसरा, उसकी मैपिंग भी आर से आ रही है, वास्तविक समस्या वास्तविक में ही, रियल टू रियल नंबर, जहाँ जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, फंक्शन ये दे दिया उसने। तो एफ एक्स तथा जी एक्स का परिसर ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हमें इसका परिसर ज्ञात करना है। तो बच्चों चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, क्या पे है ना। हमारे पास ये मैपिंग है एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है ना, एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है। अब ये कहता है कि हमारे पास जो फंक्शन है, पहला फंक्शन वो एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, साइन एक्स की रेंज जो होती है, यानी परिसर उसका, वो उसके डायग्राम से इजीली पता चल जाता है। देखिए बच्चों, हम इसको डायग्राम से ही बताएंगे। देखिए बच्चों, इसका डायग्राम कैसा होता है साइन एक्स का, ये होता है ये 0, और ये जो है आपका π/2, और ये पाई, ये 2π 3π/2, और ये 2π, ऐसे चलता रहेगा ये। और इधर -π/2 और -π, और माइनस जो है 3π/2 और -2π, है ना, ऐसे करके चलता गया। और इधर 1 और इधर -1, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो साइन का ग्राफ है, ये 0 से उठता है और पाई पर गिरता है, ठीक है ना, 1 तक जा करके, सिर्फ 1 की रेंज पर जा करके, ये 1 की रेंज है इसकी, और इधर नीचे जो है -1 की रेंज है ये इसकी यहाँ तक, और यहाँ से उठ करके ये ऐसे पाई पे जाता है, फिर ऐसे ही यहाँ से उठेगा और 2π पे जाएगा, और यहाँ से ऐसे ही उठेगा 2π पे आएगा, है ना। यानी ये जो ग्राफ है इसका, ये देखो, हम इसको अगर y माने, y बराबर साइन एक्स, तो y की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक, ये 1 से नीचे है और -1 से ऊपर, यानी इन दोनों के वैल्यूज़ के बीच में ही ये लाई कर रहा है। पूरा जहाँ तक जाएगा ऑसिलेटरी ये जाता रहेगा, ऐसे ही इधर जाता रहेगा, लेकिन इससे ऊपर हम नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा। तो यानी इसकी रेंज क्या हो जाएगी यहाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो परिसर हो गया, ये जो साइन एक्स की वैल्यू है, ये -1 से 1 के बीच में आ रही है ना। तो इसका मतलब देखो, x की परिसर होता क्या है, x की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर जो हमें जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ मिल सकती हैं वो सब परिसर है। तो x की वैल्यूज़ मिल रखने के बाद हम ये बारी बारी अगर यहाँ से x की वैल्यूज़ में रखें, तो ये y की वैल्यू यहीं तक मिलेंगी, फिर यहाँ से रखेंगे तो यहाँ मिलेगी, है ना, लेकिन -1 से 1 के बीच में ही रहेंगी। तो हम इसको कहेंगे कि इसका जो परिसर है वो -1 से लेकर के 1 के बीच तक है, ठीक है ना, 1 के बीच 1 तक है, -1 से 1 तक के बीच का इसका परिसर है। और अगला जो हमारा एक फंक्शन दे रखा है उसने, जी क्या दे रखा है उसने दे रखा है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, उसकी भी मैपिंग आर टू आर ही है बच्चों, ये दूसरा था, उसकी भी मैपिंग आर टू आर है, और फंक्शन क्या है अपना जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। इसकी अगर हम देखो बात, अगर हम ये देखें
इसको अगर हम y मान लें तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा x, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू रूट वाई। बच्चों जब भी आपको परिसर निकालना हो और पॉलिनोमियल में दे रखा हो तो आप उसको y मान लीजिए, y मान करके उसको y के लिए सॉल्व कर लीजिए, y के लिए सॉल्व कर लिया, यहाँ पे सॉरी x के लिए सॉल्व कर लीजिए y की टर्म में, है ना। तो हमने x के लिए सॉल्व कर लिया y की टर्म में। तो यहाँ जो जो वैल्यू हम y की रख सकते हैं, किस में से, इसमें से x की वैल्यू रखनी होती है, इसमें से y की वैल्यू। तो y की वैल्यू जो जो हम इसमें से रख सकते हैं वो वैल्यू इसका परिसर कहलाएगी। तो देखिए आर में से मैं सारी इसमें पॉजिटिव वैल्यू रख सकता हूँ, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही परिभाषित, रूट जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए परिभाषित होता है, धनात्मक संख्याओं के लिए ही परिभाषित होता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक में रख नहीं सकता, है ना, माइनस में मैं रख नहीं सकता। तो यानी y की वैल्यू जो होगी, y की वैल्यू में मैं कहाँ से कहाँ तक रख सकता हूँ, y की वैल्यू में जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी रख लूँ, सबके लिए ये वैल्यू देगा, बल्कि जीरो पे भी देगा, है ना। तो इसका जो परिसर हो जाएगा, इसका जो परिसर हो जाएगा बच्चों वो ये हो जाएगा, इसका परिसर ये हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों ख क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि P ऑफ A 1/2, P ऑफ B 1/3, P ऑफ A यूनियन B 2/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि घटनाएं A तथा B स्वतंत्र हैं। देखिए बच्चों ये प्रायिकता से लिया गया है क्वेश्चन, ये है फोर्थ का ख पार्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं। देखिए स्वतंत्र घटनाओं के लिए एक फॉर्मूला है कि पी ऑफ, अगर दो घटनाएं हैं हमारे पास ए और बी और वो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो वो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, है ना। ये जो है रूल वो फॉलो करती हैं, ये वाला रूल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास ये दो तो हैं लेकिन ये नहीं है, ए यूनियन बी दे रखा है इसने, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो वी नो दैट हम जानते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या आ जाएगा आपके पास, पी ऑफ ए दे रखा है 1/2, पी ऑफ बी दे रखा है 1/3 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 2/3। सारी वैल्यूज निकाल लीजिए, यह आ जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2 प्लस यह आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1/3 तो माइनस 1/3, यह आ जाएगा 3 माइनस 2 1 1/6 आ गया। तो देखिए बच्चों अब हम ये कंडीशन वेरीफाई करके देखेंगे। अब पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास आ गया, है ना। अब हमें निकालना है पी ए इंटू पी बी। अब पी ए अपने पास, पी ए इंटू पी बी देख लेते हैं क्या आएगा। पी ए इंटू पी बी क्या है, पी ए है 1/2 और पी बी है 1/3, तो ये भी 1/6 आ गया। देखो बच्चों ये भी 1/6, ये भी 1/6, तो ये प्रूफ हो गई। यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, है ना। ये बराबर हो रही हैं दोनों, 1/6 आ रही हैं। अब हम लिख देंगे अतः, अतः घटनाएं ए व बी स्वतंत्र हैं, घटनाएं ए व बी स्वतंत्र हैं। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलते हैं गए क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि यदि कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमारे पास ये है, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, तो इस प्रकार है कि ए प्लस लेमडा बी वेक्टर ये पूरा एक वेक्टर बन जाएगा, ये सी वेक्टर पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ये सदिश चैप्टर से लिया गया बच्चों। तो ये देखिए कैसे करते हैं हम, फोर्थ का गै पार्ट, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर लिख लेते हैं कि दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना, 3k कैप। और वेक्टर बी क्या है अपने पास, वेक्टर बी है माइनस के आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के k कैप, ठीक है। वेक्टर सी क्या है बच्चों, वेक्टर सी दे रखा है इसने 3i कैप प्लस के j कैप। अब हमें सबसे पहले तो ये निकालना है ए प्लस के लैम्डा बी वेक्टर। तो इसको पहले बना लो, एक वेक्टर बन जाएगा पूरा, ए प्लस के लैम्डा बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी वेक्टर ए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो हो गया वेक्टर ए, प्लस इसके साथ लैम्डा लगा करके बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के k कैप। देखिए बच्चों अब हम यहाँ इनको कंबाइन कर लेंगे, आई वाला इसमें भी है, आई वाला इसमें भी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर से 2 और इधर से माइनस के लैम्डा, तो 2 माइनस के लैम्डा कॉमन आ जाएगा और इसमें आ जाएगा आई कैप, ठीक है ना। 2 माइनस के लैम्डा बचेगा अंदर और कॉमन आ जाएगा आई कैप। फिर ऐसे ही
प्लस के 2 और प्लस के 2j यानी 2 लैम्डा, तो यहाँ पे j कैप कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही 3 प्लस के 1 यानी 3 प्लस के लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा k वेक्टर। यानी अब आपका ये पूरा एक वेक्टर बन चुका है। अब ये जो है ये सी वेक्टर पर लंब है, उसने ये कहा है इस पे सी वेक्टर पर लंब है। तो बच्चों हम जानते हैं वी नो दैट जब दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। यदि वेक्टर ए, वी नो दैट हम जानते हैं वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, तब अगर लंब है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। इनका डॉट अदिश गुणनफल है ना, अदिश गुणनफल इनका जीरो आएगा। तो हम क्या करते हैं, लगा देते हैं जीरो। देखिए बच्चों वेक्टर ए क्या है हमारे पास सॉरी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर पूरा है ये, यानी आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप और प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ये पूरा एक बन जाएगा। और डॉट में आ जाएगा सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है 3 आई कैप और प्लस के जे कैप, ये आ जाएगा है ना, इक्वल्स टू रख देंगे जीरो। तो आई वेक्टर आई कैप की आई कैप के साथ जो गुणनफल है इनका, इसका मल्टीपल है और जो इसका मल्टीपल है बस उनकी गुना होगी, आई डॉट आई क्योंकि वन हो जाता है ना। तो ये आ जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 3, फिर प्लस लगाएंगे। इसी तरह जे के इंटू में जो है और यहाँ पे जे के इंटू में जो है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, ठीक है ना। और के का क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 प्लस लैम्डा की गुना, क्योंकि यहाँ पे जीरो होगा के इंटू में, इसलिए क्यों के नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 2 लैम्डा, और ये तो जीरो ही है इक्वल्स टू जीरो। कितना हो जाएगा माइनस के 3 लैम्डा माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 1 लैम्डा इक्वल्स टू 6 और 2 8, इधर चले गए माइनस के 8, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया 8 आ गया बच्चों, ठीक है ना। लैम्डा का मान 8 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन ही क्या कहता है, है अवकल समीकरण ये वाली को हल कीजिए, है ना। ये वाली जो अवकल समीकरण है इसको हल करना है। तो देखिए बच्चों फोर्थ का घ पाठ क्या कहता है, ये अवकल समीकरण उसने दे रखी है x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। बच्चों ये जो इक्वेशन है अवकल समीकरण है ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय मतलब इनकी पावर जो है वो एक एक समान है ना, समघातीय है, सम है, इनकी पावर एक जैसी है। देखिए यहाँ पे भी x की पावर 1 1, तो यहाँ पे भी दोनों की मिला करके 1 1 है, और यहाँ पर भी दोनों की मिला करके 1 1 है ना। तो ये समघातीय समीकरण है। समघातीय समीकरण को सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, एक अलग पूरी एक्सरसाइज है, 9.4 है आई थिंक, है ना। वो पूरी एक्सरसाइज समघातीय की ही है ना। उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखियो, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, यानी इसको हम अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू, ये उधर भेज देंगे x प्लस वाई इंटू डी एक्स इसके अपोन में ले आएंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इसके अपोन में ले आएंगे ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ से हम y बराबर वी एक्स पुट करते हैं, पुट y बराबर वी एक्स, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। y बराबर हमने वी एक्स पुट किया है ना, तो यहाँ से जब y बराबर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। v भी एक फंक्शन है और x भी एक फंक्शन है, तो दोनों का अवकलन होगा। दोनों का अवकलन कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का जब हम x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस x सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, यानी v का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। यानी आगे हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए बच्चों ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो हम क्या करते हैं बराबर रख देते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना, ये आ गया।
यहाँ से आप क्या करेंगे, वी सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमने वी बराबर वी एक्स को पुट किया ही नहीं, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा, एक्स कॉमन लेकर के काट देंगे, यहाँ बचेगा वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी। तो यहाँ पे जो हमें रखना है ये नहीं रखना, हमें ये रखना है वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, ठीक है ना। ये इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, ठीक है ना। ये वी इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, इसको और सॉल्व कर लेंगे, वन प्लस वी माइनस वी इंटू वन माइनस वी अपॉन वन माइनस वी। यहाँ से आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन, इनकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, वन माइनस वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी। अब वी वाले अलग और एक्स वाले अलग, वेरिएबल सेपरेबल, है ना, यानी चरों को अलग कर लेंगे, है ना, वी को अलग एक्स को अलग। तो हमने यहाँ क्या किया, वन माइनस वी यहाँ चला गया अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर यहाँ आ गया, और यहाँ बचा डी वी, और डी एक्स को इधर भेज करके एक्स यहाँ ले आए, वन अपॉन एक्स हो गया, ये हो गया डी एक्स, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान है, अगर आपने किए होंगे पहले तो आपको बहुत आसान लगे होंगे, बहुत लग रहे होंगे, है ना, आसान लग रहे होंगे। तो यहाँ अब हम कर देंगे समाकलन करने पर, समाकलन समाकलन करने पर, अब जब हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, और यहाँ आ जाएगा समाकलन वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ से हम इनको अलग अलग कर लेंगे, वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, आप इसको तोड़ लो, वन के अपॉन में लिख दो, फिर वी के अपॉन में लिख दो, माइनस ये हो जाएगा वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू समाकलन वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए बच्चों, वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, ये किसका समाकलन होता है, टेन इनवर्स वी का, है ना। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वी, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी, टेन इनवर्स वी माइनस, देखो अगर मैं इसको टी मान लूँ तो टू वी डी वी का आ जाता है ना, तो यानी टू वी की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, तो मैं टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड पहले ही कर देता हूँ, अब ये पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको टी मानूंगा तो इसका सही सही आ जाएगा, तो यानी वन अपॉन टी, अब इसका डायरेक्ट में लिख सकता हूँ लॉग टी, तो आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग टी, टी मतलब वन प्लस वी स्क्वायर, अगर मैं इसको मान करके करूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही लेंथी हो चुका है इसलिए हम यहाँ नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा, और इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका लॉग एक्स, ठीक है ना, और प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब v की वैल्यू वापस पुट करेंगे जो हमने ली थी, है ना, v बराबर हमने y बराबर वी एक्स रखा था, हमने रखा था y बराबर वी एक्स, तो वहाँ से v की वैल्यू निकलेगी y अपॉन एक्स, ठीक है ना, v की वैल्यू y अपॉन एक्स, ये वैल्यू वापस से पुट कर दो, क्या आ जाएगी, y अपॉन एक्स माइनस हाफ ऑफ लॉग वन प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब आप यहाँ भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, तो देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस, इसके तो अपॉन में टू है ही, तो ये तो जू का टू आ जाएगा, लॉग मैं इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और अपॉन में जो टू आएगा वो उस टू को हम इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा टू लॉग एक्स और प्लस के टू सी, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अब ये तो रहेगा जो का टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस, ये जो लॉग है इस लॉग को मैं इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस में जो आएगा ये वाला देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये टू ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर पे, log m की पावर n हो जाता है ना, तो चला जाएगा log x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी log x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और इक्वल्स टू बचेगा टू सी। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, टेन इनवर्स, या मैं ऐसा कह लूँ कि माइनस कॉमन ले लेता हूँ,
तो ये log m प्लस log n बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log m इंटू एन। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू एन, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 2c। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे ही आप v की वैल्यू पुट करते हैं आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ समाकलन करने के लिए कहा था और समाकलन हम कर चुके। हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन कोशिश करें जहाँ तक आप सॉल्व कर पा रहे हैं वहाँ तक उसको सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, इस पेपर के बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।